स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हिस्ट्री चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसका ब्लूप्रिंट में वेटेज जो है वो 3 मार्क्स दिया हुआ है। क्वेश्चन 1, विच फूड अवर एंसेस्टर्स डिड नॉट हैव 500 ईयर्स अगो। 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास कौन से खाने नहीं थे? तो मैनी ऑफ अवर कॉमन फूड सच एज पटेटोज, सोया, ग्राउंडनट्स यानी मूंगफली, टमेटोज, टमाटर, चिलीज़, स्वीट पोटैटोज यानी शकरकंद, मेज एंड सो ऑन वेयर नॉट नोन टू अवर एंसेस्टर्स अंटिल 500 ईयर्स अगो। तो ये सारे जो खाने हैं वो हमारे एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को नहीं मालूम थे 500 साल पहले तक। It is the Silk Route. The route connecting China with Europe was known as the Silk Road. It was also called the Silk Route because silk was the major item traded between Asian and European countries. तो सिल्क रूट क्या है? एक रास्ता है जहाँ पर ट्रेड होता था, कहाँ से? चाइना और यूरोप के बीच में, और एशियन कंट्री और यूरोपियन कंट्रीज कनेक्टेड थी। इस रूट से ट्रेड होता था, बिजनेस होता था, यहाँ से वहाँ चीज़ें फ़्लो होती थी, और जो मेजर सबसे ज़्यादा चीज़ जो यहाँ से वहाँ जाती थी, ट्रेड होती थी, वो सिल्क थे। उसके अलावा चाइनीज़ पॉटरी, सिल्क टेक्सटाइल यानी कपड़े, स्पाइसेस, मसाले, ये सब भी ट्रेड होते थे सिल्क रूट से। इन रिटर्न वहाँ से यूरोपियन कंट्रीज से हमको, एशिया को रिटर्न में क्या मिलता था? प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड एंड सिल्वर फ्लो होते थे फ्रॉम यूरोप टू एशिया। What is meant by import duty or tariff? Import duty is the tax collected on import and some export by a country's custom authorities. कंट्री के जो कस्टम अथॉरिटीज़ हैं वो टैक्स कलेक्ट करती थी इम्पोर्ट के ऊपर, सामान के, और थोड़े बहुत एक्सपोर्ट के ऊपर भी। तो वही क्या कहलाता है? इम्पोर्ट ड्यूटी। अ गुड्स वैल्यू इंक्लूड द इम्पोर्ट ड्यूटी। कभी भी हम अगर इम्पोर्टेड सामान खरीदते हैं तो जो हम पैसा दे रहे हैं ना उस सामान को, उसमें वो इंक्लूड रहती है। इम्पोर्ट ड्यूटी में ऑल्सो भी नोन एज कस्टम्स ड्यूटी, टैरिफ, इम्पोर्ट टैक्स एंड इम्पोर्ट टैरिफ। अगर इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि कस्टम ड्यूटी क्या है, टैरिफ क्या है, इम्पोर्ट टैक्स क्या है, इम्पोर्ट टैरिफ क्या है, तो आप यही आंसर लिख सकते हैं। ये सब एक ही चीज़ होती है। द एलीज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड व्हाट वे आर द सेंट्रल पावर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में द एलिड पावर्स कौन कौन सी थी? ऐसे याद कर लीजिएगा, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, ए बी तो यही हो गया, फिर फ्रांस एंड रशिया। और सेंट्रल पावर्स जो थी वो कौन थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। ठीक है, एलिड पावर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। वाई वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कॉल्ड एन इंडस्ट्रियल वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ तो उसको इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉर क्यों कहा गया था? दिस वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। इन दिस वॉर मशीन गन्स, रॉकेट्स, एरोप्लेन्स एंड केमिकल वेपन्स वेयर used. All these things were produced by modern large industries. This war caused a large amount of death and destruction. तो ये सारी चीज़ें जो मशीन गन, रॉकेट, एरोप्लेन, केमिकल वेपन्स, ये जो है वो सब इंडस्ट्रीज़ में बनी थी। तो पहला ऐसा वॉर था जो ऐसी चीज़ें सब यूज़ हुई थी जो इंडस्ट्री में बनी थी, और इन्होंने बहुत ज़्यादा डेथ और डिस्ट्रक्शन भी किया था, मौतें करी थी, बर्बादी करी थी। इसीलिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसको इंडस्ट्रियल वॉर भी कहा जाता है। What was corn law? The corn laws were the tariffs यानी क्या होता है? टैक्स होता है, and other trade restrictions on the import of food and corn. अगर हम कोई चीज़ import कर रहे हैं यानी दूसरी जगह से मंगवा रहे हैं, स्पेशली फूड आइटम्स और कॉर्न का कंट्री में मंगाना और उस पर टैक्स लगाना, ये क्या था? कॉर्न लॉ था। The corn laws had to be abolished as the urban dwellers who are industrialists were unhappy with the rising food prices. अब कोई भी इम्पोर्टेड चीज़ होती है, हम बोलते हैं इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड है, इम्पोर्ट यानी दूसरी कंट्री से आया हुआ है, वो महंगा होता है क्योंकि उसके ऊपर जो है वो उसका प्रोडक्ट की वैल्यू भी होती है, प्लस जो इम्पोर्ट का टैक्स की वैल्यू भी एडेड होती है। अब क्योंकि खाना ही आप बाहर से मंगा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो उस महंगे खाने से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अर्बन ड्वेलर्स थे, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। इस वजह से कॉर्न लॉ को अबॉलिश कर दिया गया था। अबॉलिश यानी होता है हटा देना। ठीक है, तो कॉर्न लॉ को हटा दिया गया था। Who is known as indentured labor and what is meant by the new system of slavery? Indentured labor was a bonded labor under a contract to work for an employer.
During colonial rule, many people were sent to Fiji, Guiana, West Indies, etc. for work. They were sent to work under a contract or a agreement. अब जब colonial rule था, मतलब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने जब कब्ज़ा कर रखा था, तो उस दौरान जो थे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के अंदर दिखाते थे बहुत अच्छा थे कि तुम्हें बाहर की कंट्री में जॉब मिल रही है, तुम जाओ वहाँ पे काम करो। लेकिन बेचारे जब वहाँ पर पहुँचते थे तो इतनी गंदी वर्किंग कंडीशंस रहती थी, उनको रहने खाने पीने के लिए बहुत गंदी चीज़ें मिलती थी, बहुत कम सैलरी मिलती थी, वो भी ले ली जाती थी। तो यही चीज़ थी कि स्लेवरी तो हुई ना, ये एक तरीके से स्लेव बना लिया था, उनको गुलाम बना लिया था। तो यही न्यू सिस्टम थी स्लेवरी के। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वे डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट थी लिविंग और वर्किंग कंडीशंस वहाँ पर। 1921 द इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन वाज एबॉलिश्ड। लेकिन 1921 में ये जो इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन था, यानी कि यहाँ से लेबर्स को माइग्रेट करके दूसरी कंट्री में भेजना, ये ख़त्म कर दिया गया था, अबॉलिश कर रहा था 1921 में, हटा दिया गया था इस चीज़ को, क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमंस के लिए अच्छी चीज़ नहीं है कि झूठ बोल के कहीं और भेजा जाए, फिर उनको गंदी वर्किंग कंडीशंस में उनसे काम कराया जाए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट? ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट क्या है? द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF was established in the Bretton Woods Conference. The International Bank for Reconstruction Development, known as the World Bank, was formed to provide money for post-war reconstruction. For this reason, the World Bank and the IMF, also known as Bretton Woods Institute or Bretton Woods Twins. अब ब्रेटन वुड एग्रीमेंट क्या था? इसमें जो था वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें IMF बनाया गया था, या फिर वर्ल्ड बैंक भी बनाया गया था। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी फंड था। वर्ल्ड बैंक क्या करते हैं, जब वॉर हो जाता है उसके बाद पूरी कंट्री की ऐसी तैसी हो जाती है, सारे कंट्री जो है वो टूट फूट के बिखर जाती है, लोग भूखे प्यासे ऐसे घूमते हैं इधर से उधर। तो उसमें क्या होता है कि वापस से कंट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए लोग लोन देते हैं, ठीक है, ताकि उनकी कंट्री फिर से डेवलप हो सके। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।